नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोलॉजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियाँ। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करते हुए जो भी कुछ निष्कर्ष निकाले उसके लिए उन्होंने अपने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, जिसमें पहले का नाम है प्रभाविता का नियम, दूसरे का नाम है पृथक्करण का नियम और तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों नियम जो है मेंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जो बोर्ड परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। लेकिन इन तीनों नियमों को समझाने के लिए मेंडल ने कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया था, जो नॉर्मल शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। उन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को समझने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ जो है क्या क्या नियम मेंडल ने दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और समझने के बाद हमें, यदि ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, तो मेंडल के तीनों नियम, जो कि बोर्ड के लिए एक स्टार क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर साल पूछता है, तो उन तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर पूछ लेता है दोस्त। तो अगर वो तीनों नियम आप देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर सर्च कर सकते हैं और जा करके जो है देख सकते हैं मेंडल के नियम। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। और दूसरी चीज़, मैं इस टॉपिक को भी समझाऊं, इसमें से भी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कई सारे शब्द जो इसमें दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में भी अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हर एक चीज़ हम आपको समझाने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेंडल लिखा है कि मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियाँ, टर्म्स यूज इन मेंडल्स लॉ, टर्म्स यूज इन मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर या जो भी वो प्रयोग कर रहे थे, उन प्रयोगों में जो नियम दिए थे और नियम में किन किन तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया था, उन तकनीकी शब्दों को आज हम समझेंगे। तो करा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवांशिकता के 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। अभी मैंने तीनों सिद्धांतों के नाम बताए। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है ना। अब ये 3 नियम जो हैं मेंडल के महत्वपूर्ण नियम है, जिसे प्रभाविता के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और जो है पृथक्करण के नियम को हम जो है लॉ ऑफ सेग्रेशन और प्योरिटी गैमेट्स भी कह सकते हैं, और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो ये तीनों नियम जो है मेंडल के महत्वपूर्ण नियम हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द का प्रयोग किया है। तो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, उन्होंने आनुवांशिकता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जब उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके जो है आनुवांशिकता के बारे में बताया। परंतु इनकी जो कहानी है बहुत दुख भरी है। इनके मरने के बाद इनके जो सारे नियम थे वो उजागर हुए। लेकिन फिर भी चलिए हम इनके शब्दों को समझते हैं। तो कह रहा है कि अतः मेंडल के नियमों का अध्ययन करने से पूर्व इन तकनीकी शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर इन तकनीकी शब्दों का ज्ञान है तभी हम मेंडल के नियमों को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसमें इनका पहला जो शब्द है मेंडल का,
वो है संकर। संकर जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, संकर हाइब्रिड। तो यहाँ पे लिखा है तुलनात्मक लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच फर्टिलाइजेशन निषेचन कराने पर उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। इस विधि को संकरण कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि दो विपरीत किंतु भिन्न, मैं बोल रहा हूँ विपरीत, मेरी बात समझिएगा, विपरीत किंतु कैसे भिन्न, विपरीत भी होने चाहिए, मतलब एक अपने में शुद्ध लाल हो और एक अपने में शुद्ध सफ़ेद हो। तो ये शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, लेकिन ये अपने में शुद्ध है और ये अपने में शुद्ध है, ठीक है ना। तो दो विपरीत किंतु, यहाँ पे कह रहा कि देखिएगा, दो शुद्ध किंतु विपरीत, ये अपने में शुद्ध है अपने में शुद्ध है, दो शुद्ध किंतु विपरीत ना, तो दो शुद्ध किंतु विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच निषेचन कराने पर उत्पन्न हुई संतानों को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर या हाइब्रिड कहते हैं। जैसे मार्केट से लोग जाते हैं, जो है यहाँ पर मार्केट में लोग बुआई के जब बीज खरीदने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाइब्रिड बीज है। कैसा बीज है? हाइब्रिड बीज है। हाइब्रिड का मतलब होता है दोस्त संकर। क्या होता है? संकर, संकर बीज है वो, ठीक ना। तो संकर प्राप्त कैसे होता है? दो शुद्ध किंतु विपरीत लक्षणों वाले संततियों का जनकों का जब हम आपस में निषेचन कराते हैं, जनकों का जब हम आपस में क्या करते हैं? निषेचन कराते हैं, तो उनसे प्राप्त जो भी संतति होती है, जो संतानें होती हैं, उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं ना। और इस विधि को, जिनके मध्य जो हम दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य जो भी क्रिया से हम जो है क्या करते हैं? संकर प्राप्त करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? संकर कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। संकर को हाइब्रिड कहते हैं, संकर को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो कह रहा कि तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच जब निषेचन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतति होती है उसे संकर कहते हैं। इस विधि को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द है एलील या एलीलोमार्फ। एलील और एलीलोमार्फ। एलील या एलीलोमार्फ क्या है? एक ही गुण के विभिन्न बी, यहाँ पे बी पर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्रयोगों के लिए पौधे के किसी एक ही गुण को हम उठाते हैं तो उसे हम एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। जैसे केवल हमने देखना है पौधे में पौधे की लंबाई, या फिर पौधे की लंबाई में दो चीज़ें हो सकती हैं, लंबापन बौनापन। लंबापन देख रहे हैं या फिर बौनापन, दोनों में से कोई एक ही गुण देखना, ठीक है। उसके बाद बीज के लिए गोल झुर्रीदार, या तो हम गोल बीज का अध्ययन करें या फिर उसके झुर्रीदार का अध्ययन करें। मतलब आपको जब आप एक ही गुण का अध्ययन करते हो ना, तभी आप उसे जो है एलील या एलीलोमार्फ कह सकते हो। या जैसे पुष्प के रंग में आपने लाल या सफ़ेद, या तो आप लाल का अध्ययन कर रहे हो या फिर आप सफ़ेद का अध्ययन कर रहे हो, मतलब कि आप केवल एक ही गुण का अध्ययन कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई दोस्त? अब आगे बढ़े। तो आगे है आपका शब्द भले ही कठिन हो लेकिन समझ में आने के बाद बहुत ही आसान हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला शब्द हमारे पास है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, जिसको हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। ये तो मेंडल का जो है नियम के अनुसार है, मेंडल के प्रभाविता के नियम में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछता भी है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए, विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकर कराने पर पहली संतति यानी F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा लक्षण छिप जाता है, और संतानी F1 पीढ़ी में प्रकट हुए लक्षण को
प्रभावी तथा छिपे हुए लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम, दो विपरीत किंतु शुद्ध। मानिए ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है, यहाँ पर भी एक ये स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है। ठीक है, कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर क्या है, अप्रभावी। इनका संकर कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इनका संकर कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका संकर कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका संकर कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जहाँ कैपिटल आर प्रभावी है और स्मॉल आर क्या है, अप्रभावी। ठीक है दोस्त, तो जहाँ कैपिटल आर क्या है, प्रभावी है और स्मॉल आर क्या है, अप्रभावी। तो ये तो शुद्ध लाल था, शुद्ध लाल, और ये कैसा था, शुद्ध सफेद। कैसा था, शुद्ध सफेद। तो शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद का जब संकर कराया गया, मैंने कहा था शुद्ध लाल प्रभावी है, जितने पुष्प इसमें हैं सब देखने में आपको लाल दिखाई देंगे, ये लाल होंगे सारे पुष्प, लेकिन ये सफेदपन का लक्षण सब में क्या होगा, छिपा होगा। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दो विपरीत किंतु शुद्ध जनकों का, ये देखिए लाल है और ये सफेद है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये शुद्ध लाल है और ये शुद्ध सफेद है। तो दो विपरीत किंतु शुद्ध जनकों का आपस में जब संकरण कराया जाता है, आपस में क्या कराया जाता है, संकर कराया जाता है, उनसे प्राप्त जो संततियां होती हैं उनमें जो लक्षण दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये मेंडल का प्रथम नियम भी है, प्रभाविता का नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि विपरीत लक्षणों वाले, ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक सेकेंड, विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकर कराने पर पहली संतानी मतलब संतति मतलब संतान, ठीक ना, F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा लक्षण छिप जाता है। जैसा कि मैंने समझाया, पहली संतानी पीढ़ी F1 में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लाल जो है प्रभावी था और सफेद क्या था, अप्रभावी। लंबे और बौने पौधे के मध्य संकर कराने पर प्रथम संतानी पीढ़ी लंबे पौधे प्रकट होते हैं, जहां लंबापन प्रभावी है तथा बौनापन उसमें छिप जाता है तो क्या है, अप्रभावी। सेम वही बात है ना, जैसे इन्होंने लंबा और बौनापन उठाया, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका संकर कराया। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था कैपिटल टी और यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर लो ताकि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इनका संकर कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इनका संकर हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका संकर हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका संकर हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जहाँ कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी। सारे पौधे देखने में लंबे होंगे लेकिन बौनेपन का लक्षण इसमें क्या होगा, छिपा हुआ होगा। तो जो लक्षण दिख रहा है उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे और जो छिप गया उसे क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के मध्य संकर कराया जाता है तो ऐसे गुण को एक संकर कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले सफेद फूल वाले पौधे के मध्य संकरण, यानी जो प्रभाविता का नियम है ना, जिसमें लाल पुष्प का सफेद पुष्प से हमने क्या कराया था, संकर कराया था। केवल एक गुण के प्राप्ति के लिए जब संकर कराया जाता है, जैसे पुष्प का रंग या पौधे की लंबाई या बीज का आकार, जब इन सभी चीज़ों के लिए संकर कराया जाता है ना, तो उसे एक संकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है द्विसंकर संकरण।
जब दो विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए नर एवं मादा के मध्य संकर कराया जाता है उसे द्विसंकर कहते हैं। जैसे दो लक्षणों के लिए जब संकर कराया जाता है, जैसे गोल पीले बीज के लिए और हरे झुर्रीदार बीज के साथ, मतलब गोल पीला बीज और हरे झुर्रीदार बीज ना, और पौधे में लंबापन बौनापन दोनों के अध्ययन के लिए जब संकर कराया जाता है उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उसे जो है हम द्विसंकर संकर कहते हैं। मतलब जब हम दो लक्षणों को साथ लेकर चलते हैं ना, जैसे पुष्प का रंग लाल एवं सफ़ेद दोनों को साथ में ले लिया, या पौधे की जो लंबाई होती है, लंबापन बौनापन, उन दोनों को साथ में ले लिया, या फिर जो है हमने जो है बीजों का जो आकार होता है वो गोल एवं झुर्रीदार, ऐसे चीज़ों को हमने हरे और झुर्रीदार बीज, इस प्रकार की चीज़ें जब हमने जो है साथ में लेकर चलना शुरू किया और दो दो लक्षणों का साथ में अध्ययन करना शुरू किया, तब इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है दोस्त। अब बहुसंकर संकरण, जिसको पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जब दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन से विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य संकर कराया जाता है तो इसे बहुसंकर संकर कहते हैं। मतलब जब कई प्रकार के लक्षणों को आधार मानते हुए जब संकर कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। जैसे एक संकर संकर में क्या था, केवल एक लक्षण को आधार मान के चल रहे थे। द्विसंकर संकर में दो लक्षणों को आधार मान के चल रहे थे, और बहुसंकर संकर में अनेक लक्षणों को आधार मानकर जब क्रॉस कराया जाता है ना, तब उसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तीनों समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लिखा है एक पूर्वज संकर, संकर पूर्वज संकरण या एक पूर्वज संकर, जिसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। बैक मतलब होता पीछे और क्रॉस मतलब होता संकरण, मतलब पीछे से संकर, मतलब होता संततियों का जब उनके जनकों से संकर कराया जाता है। मतलब समझिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, स्मॉल टी, अब इनका आपस में संकर करा दिया। यहाँ हो गया कैपिटल टी, यहाँ हो गया कैपिटल टी, इस तरह नहीं, सॉरी, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, ये था, ये सही है। यहाँ हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल स्मॉल। समझिएगा इसमें समझाना क्या चाहता हूँ, बाकी बातें बाद में देखिएगा। ये देखिए, ये संतति है। संतति मतलब संतानें होती हैं, और ये इनके जनक होते हैं। जनक मतलब माता पिता, जो भी आप कहिए, इनके जनक है। और ये क्या है इनके, ये जो है इनकी संतति है। संतति मतलब इनके पुत्र पुत्रियां। जब संततियों का संकरण उनके जनकों से करा दिया जाता है, किससे करा दिया जाए? जनकों से। जब संततियों का संकरण जो है उनके जनकों से करा दिया जाता है, तब इसे हम जो है बैक क्रॉस कहते हैं। बैक मतलब पीछे जाना, मतलब कि संततियों का संकरण जब उनके जनकों से कराया जाता है ना, तब इसे ही हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। देखिएगा, बैक क्रॉस मतलब होता है यह संकर संतान तथा उनके जनक में से किसी एक माता या पिता के मध्य कराया जाता है। मतलब जो संतति है उनका संकर या तो माता से कराया जाए या तो पिता से ना। जनक शुद्ध होने के कारण ऐसा संकर परीक्षा संकर भी कहलाता है। इसे हम जो है टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। विशेष स्थिति में जब जनक अप्रभावी लक्षण वाला लिया गया हो, तब जिससे प्रभावी करने के लिए इस प्रकार के संकर को कराया जाता है। ठीक है दोस्त। और टेस्ट क्रॉस तो वही चीज है, करा कि वह संकर जिसमें पहली संतानी F1 अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ उनके जो है संतति का अध्ययन, मतलब जो अप्रभावी है उनका संकर जब हम जनकों से कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस इसे हम कहते हैं। और वहाँ पे जो है एक संकर पूर्वज में क्या था? संकर पूर्वज या संकरण, जिसमें हम बैक क्रॉस जिसे हम कह रहे थे। और बैक क्रॉस में क्या कर रहे थे? हम संततियों का जो है संकरण अधिकांश जो है अप्रभावी
संततियों का संकर उनके जनकों के साथ करा रहे थे, उसे टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। वीडियो थोड़ा हमें फास्ट बनाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी होती है, काफ़ी कंसेप्ट को भी हमें क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है दोस्त, तो तेज़ी से पढ़ाते जा रहे हैं। अगर कुछ टॉप पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम फिर से समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समयुग्मनज, जब समयुग्मनज में एक जैसे लक्षणों का जोड़ा हो तो समयुग्मनज होता है। जैसे एक जैसे लक्षण, जिन संततियों का हम जो है क्या कर रहे हैं, निषेचन करा रहे हैं ना, उसमें हमने एक जैसे लक्षण जो भी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समयुग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मनज। और विषम युग्मनज, जब जब युग्मनज में से विपरीत लक्षण का जोड़ा हो तो उसे विषम युग्मनजी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जब विपरीत जोड़ा हो तो उसे विषम युग्मनजी कहते हैं, और जब विपरीत जोड़ा ना हो तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मनजी। अब फिनोटाइप तथा जीनोटाइप। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप मतलब होता है, फिनोटाइप मतलब होता प्रभावी और जीनोटाइप मतलब होता है अप्रभावी। जब जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप और जो है मतलब जो दिखाई देता है, जो प्रभावी होता है, उस लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, तथा जो छिप जाता है, जो दिखाई नहीं देता है, उन्हें हम जीनोटाइप, मतलब इसे प्रभावी भी कह सकते हैं, इसे अप्रभावी कहते हैं। तो कहने का मतलब जो लक्षण दिखा उसे फिनोटाइप और जो छिप गया उसे जीनोटाइप। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक बोर्ड परीक्षा के लिए शानदार वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।